हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी व्यापा में। देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं आगे आपके इतिहास का एक है ना, आपका जो एंशिएंट इतिहास है उसका जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, महाजनपद। और महाजनपद से देखिए 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, है ना। महाजनपद से याद रखिएगा 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ये छत्तीसगढ़ व्यापम और सीजीपीएससी में तो 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो सीजी व्यापम में आप देखिए 1 से 2 क्वेश्चन के आसपास आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, महाजनपद। तो महाजनपद याद देखिएगा कि महाजनपद का अर्थ क्या होता है। तो महान जनपद या बड़ा राज्य। यहाँ से कि समझ में आया होगा कि जनपद कहने का मतलब जैसे आपका जो गांव है ना, वो ग्राम पंचायत में आता है। ग्राम पंचायत के पास गांव का जो समूह है ग्राम सभा कहलाता है ना। और आपके ठीक है, कई गांव मिलकर क्या होते हैं, जनपद का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार ऐसा समझिए कि कई गांवों का मतलब एक बड़ा रूप क्या होता है, जनपद जनपद होता है। ठीक, बस वही चीज यहाँ पर भी है कि महाजनपद कहने का मतलब महान जनपद जिसमें क्या है, बड़ा राज्य है। ठीक है। समय आपको याद रखना है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास आपको क्या राज्य न दिखकर क्या दिखता था, तो महाजनपद दिखता था। जैसे भी वर्तमान में आपको राज्य देखने को मिलता है, तो उस समय क्या, तो महाजनपद हुआ करता था। और उस समय भारत में कुल कितना, तो 16 महाजनपद आपको देखने को मिलता है। कितना, तो 16। ठीक है, उस समय कितना, तो 16 महाजनपद आपको देखने को मिलता है भारत में हमारे, है ना। ये समय है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, है ना। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का समय में आपको देखने को मिलता है। और इसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिलती है, तो याद रखिएगा महाजनपदों का उल्लेख जो है बौद्ध और जैन ग्रंथों के, है ना। बौद्ध और जैनों के, जो बौद्ध धर्म मानने वाले और जैन धर्म मानने वाले हैं, उनके ग्रंथों में महाजनपद का उल्लेख है। और कौन कौन से ग्रंथ है, तो ग्रंथ का नाम याद रखना है, अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और भगवती सूत्र। ठीक है। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, भगवती सूत्र। ये जो तीनों क्या है, तो बौद्ध और जैनों के धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें। ठीक है, हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, किसके, तो महाजनपद के बारे में। ठीक है। और महाजनपद के बारे में याद रखिएगा, ये ज्यादातर आपको इसका पूरा एरिया कहाँ देखने को मिलेगा, तो उत्तरी भारत के राज्यों में, है ना। जो वर्तमान के उत्तरी भारतीय राज्य हैं वहीं आपको क्या देखने को मिलता है, महाजनपद देखने को मिलता है। और महाजनपद में, है ना, जिसका शहरीकरण है और यहाँ पर किस प्रकार का मुद्रा का प्रचलन होता था, पैसों का मतलब व्यापार होता था। साथ ही नए धर्मों बौद्ध और जैन के विकास का समय भी इसी समय आपको देखने को मिलता है। तो महाजनपद याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी समय आपको क्या, तो नए धर्म बौद्ध और जैन धर्म का क्या, तो विकास भी देखने को मिलता है। कुल संख्या कितनी है, तो 16 महाजनपद थे, याद रखना है। ठीक है। और इसके बारे में जानकारी आपको बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से मिलता है। ठीक, देखिए, और सभी 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, तो देखिएगा, एक काशी, याद रखना है ना, वर्तमान का काशी। हाँ, वर्तमान का नहीं मतलब उस समय का काशी। ठीक है। कौशल, कौशल के अंतर्गत आपका दक्षिण कौशल, उत्तर कौशल वाला एरिया। ठीक है, दक्षिण कौशल नहीं, उत्तर कौशल। अंग, मगध, ठीक है, वज्जी, मलल, चेदी, वत्स या वंश, कुरु। ठीक है, जो कुरु मतलब जो कुरुक्षेत्र है। पंचाल, पंचाल की राजकुमारी में पंचाली, है ना। बस ये याद रखना है। मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार। ठीक है, गंधार नरेश याद है होगा, मामा शकुनी भी आपको याद होगा। और उसके बाद है क्या, तो यहाँ पे कंबोज। ये सभी आपको याद होने चाहिए, है ना। ये सभी आपको 16 महाजनपद के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आपसे जब पूछा जाता है तो इनमें से क्या, तो 3 या 4 का नाम दे दिया जाएगा, या कभी कभी कोर्ट की भाषा में 5-6 का नाम दिया जाएगा। कौन महाजनपद में शामिल नहीं है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तब आप तब बता पाएंगे इसका उत्तर जब आपको ये 16 महाजनपद याद हो। ठीक है। चलिए, अब देखिए हम लोग सभी 16 महाजनपद के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो जितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैं केवल उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। और मैक्सिमम आपको क्वेश्चन 90% 95% क्वेश्चन वहीं से आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का है ना कोई मतलब है नहीं, और मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, मैं थोड़ा टारगेटेड टाइप का क्लास को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं जो इम्पोर्टेंट महाजनपद है उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है मगध के बारे में। ठीक है, मगध के बारे में ध्यान देना है। तो मगध की वर्तमान में स्थिति क्या है याद रखना है, ये आधुनिक बिहार का दक्षिणी भाग है। मतलब आज जो बिहार है ना, इसके दक्षिणी भाग में आपको उस समय का मगध जनपद देखने को मिलता था। इसके अंतर्गत वर्तमान में अगर जिले की बात करें तो पटना, गया और नालंदा जिले को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है ना। तो मगध महाजनपद के अंतर्गत देखने को आपको क्या मिलता है कि बिहार का दक्षिणी हिस्सा है, पटना, गया और नालंदा जिले इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। और मगध जनपद के अंतर्गत आपको नदी देखने को मिलती है, गंगा और सोन नदी के दक्षिण में स्थित था। ठीक है, गंगा और सोन नदी इसके दक्षिण में कौन सा, तो मगध महाजनपद आपको देखने को मिलता था। ठीक है, और मगध की जो राजधानियां हैं वो गंगा के किनारे थी। ठीक है, मगध की जो राजधानियां कहने का मतलब यहाँ पे जब मैंने राजधानियां कहा इसका मतलब क्या है कि राजधानी एक या एक से ज्यादा थी। ठीक है, राजधानी जो है एक से क्या था, तो ज्यादा थी। तो मगध आपको देखने को मिला कहाँ, तो बिहार के दक्षिणी भाग वाले जिले में, जिसके अंतर्गत पटना, गया और नालंदा जिला देखने को मिला। साथ ही गंगा और सोन नदी के दक्षिण किनारे पे आपको देखने को मिलता है, दक्षिण में स्थित है। ठीक है, और इसके किनारे पर इसकी राजधानी आपको देखने को मिलती है। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी ग्रीवर, जिसको आज राजगिरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी क्या, तो ग्रीवर, जिसको आज राजगिरी के नाम से जाना जाता है। और बाद में इसकी राजधानी को परिवर्तित कर पाटलिपुत्र किया गया, जो आज का आधुनिक क्या है, पटना है ना। और बाद में जो ग्रीवर्ज राजगिरी है, जो मगध की पहले राजधानी थी, उसको बाद में पाटलिपुत्र किया गया। पाटलिपुत्र जो वर्तमान का क्या है, तो पटना है ना। अब यहाँ पे देखना है, तो मगध के बारे में याद रखना है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। ठीक है, भारत का पहला साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का केंद्र आपको देखने को मिलता है कहाँ, तो मगध में। सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना और भारत के पहले साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का केंद्र आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो मगध में। हर्यक वंश, उसके शासक का नाम है भीमसार और अजातशत्रु। साथ ही नंद वंश की इसकी शक्ति को बढ़ाई। तो यहाँ पर आपको दो वंश यहाँ से आपको देखने को मिला। हर्यक वंश में कौन सा, तो भीमसार, अजातशत्रु। नंद वंश ने इसकी शक्तियां बढ़ाई, मतलब इन दोनों वंश ने यहाँ पे क्या, तो शासन किया है। साथ ही मौर्य साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। तीन शासक आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब मगध के बारे में याद रखिएगा, लौह भंडार, मतलब लोहे का भंडार और हाथियों के जंगलों के कारण सैन्य शक्ति मजबूत हुई। ठीक है, तो लोहों के भंडार से क्या हुआ, लोहे के जो औजार है या हथियार वो बनाने में आसानी हुई। साथ ही जंगलों में हाथियां की उपस्थिति के कारण यहाँ पर जो है क्या था, हाथियों का प्रयोग भी सैन्य कार्यवाही में क्या तो किया जाने लगा। ठीक है, तो लौह भंडार और हाथियों के जंगल के कारण यहाँ तो क्या, सैन्य शक्ति में मजबूती मिली। साथ ही याद रखना है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास का प्रमुख केंद्र भी आपको कौन देखने को मिलता है, मगध, है ना। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास का केंद्र भी आपको मगध देखने को मिलता है। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इतनी चीजें पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विशेष करके राजधानी याद रखना है। अब अगला देखते हैं कौशल। कौशल में आपको देखना है कि आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्या, तो पूर्वी भाग। ठीक है, जो अवध का क्षेत्र है उसके बारे में कहा गया है। तो जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग कौशल वो आपको देखने को मिलता है। और ये आपको याद रखना है, गंगा नदी के ऊपरी तट पर वर्तमान में कहाँ देखने को मिलता है, कौशल गंगा नदी के ऊपरी तट पर स्थित है। ठीक है, और कौशल के मध्य से क्या, तो सरयू नदी क्या होती है, बहती है, ये याद रखना है ना। कौशल के मध्य से क्या, तो सरयू नदी बहती है, गंगा का उत्तरी तट पर स्थित है। आधुनिक उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वहां आपको देखने को मिलता है, अवध वाले क्षेत्र में। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जबकि कौशल की प्रारंभिक राजधानी अयोध्या भी थी, ये भी याद रखना है ना। कौशल की प्रारंभिक राजधानी अयोध्या थी और बाद में कौन, तो श्रावस्ती बनी। तो आपको श्रावस्ती ज्यादा याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे राजा प्रसेनजीत, जो बुद्ध के क्या थे, समकालीन थे, उसका राज्य आपको देखने को मिलता है कौशल में, है ना। राजा क्या नाम है, प्रसेनजीत, जो बौद्ध के समकालीन थे। ठीक है, उनका क्या तो देखने को मिलता है आपको, शासन देखने को मिलता है। साथ ही बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र कौशल भी रहा, ये भी याद रखना है आपको, है ना। भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक समय अपने जीवन का कहाँ बिताया, कौशल में, है ना। भगवान बुद्ध ने कौशल में क्या तो
अधिक समय बिताया। ठीक है, और याद रखिएगा मगध जो कि उस समय 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद था, उसने यहाँ पर आक्रमण किया और कौशल को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, और कौशल की जो राजधानी याद रखिएगा, देखिए जो मगध का ये क्षेत्र था, कौशल जो मगध क्षेत्र के अंतर्गत रहता, तो पूरा मगध को अपने क्षेत्र में क्या कर दिया, शामिल कर लिया। तो इसके अंतर्गत जो कौशल था ये भी क्या हुआ, तो मगध के क्षेत्र के अंतर्गत जो शामिल था वो भी क्या, तो याद रखना है अंततः मगध है ना, मगध द्वारा क्या हो गया, ये जीता गया। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। तो कौशल के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी सारी चीजें यहाँ पर मैंने आपको बता दी। ठीक, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब याद रखना है वज्जी, जिसको क्या तो वृज्जी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आधुनिक जो बिहार है इसका उत्तरी भाग है। ठीक है, ये गंगा के उत्तर क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा, तो वज्जी महाजनपद। अब याद रखिएगा गंगा और गंडक नदी के बीच का जो क्षेत्र था वो कौन सा था, तो वज्जी महाजनपद था। ठीक, गंगा और गंडक नदी के बीच का क्षेत्र था, और वज्जी की राजधानी थी वैशाली। क्या, तो वैशाली या विशाली, दोनों में से कोई एक याद रखना है आपको। ठीक था, तो याद रखना है कि वज्जी में ये गणतंत्र था। कैसा था, तो गणतंत्र था। ये जो है यहाँ राजतंत्र नहीं चलता था। ठीक है, और वज्जी को वज्जी संघ भी कहा जाता था, ये याद रखना है। ठीक, वज्जी को वज्जी संघ भी कहा जाता था। ठीक, वज्जी में आपको कितने, तो 8 कबीले देखने को मिलते हैं। याद रखना है कि 8 कबीलों वाला महाजनपद पूछा जाता है ना, 8 कबीलों वाला महाजनपद पूछा जाता है, तो वहां आपको नाम याद रखना है वज्जी का। ठीक है, और इसी में लिच्छवी जो है सबसे प्रमुख है। जो कबीलों में लिच्छवी, ठीक है, यही क्या है, तो सबसे ज्यादा प्रमुख है, याद रखना है ना। तो वज्जी में आपको देखने का 8 कबीले देखने को मिलते हैं, जिसमें लिच्छवी कवि जो है क्या, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्या, तो याद रखनी है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दुनिया के गणतंत्रों में से एक माना जाता था। ठीक है, क्योंकि वज्जी में आपको राजतंत्र देखने को मिलता था, यहाँ लोगों का शासन चलता था, इसी कारण, क्योंकि अलग अलग कबीले थे, है ना, इसी कारण यहाँ तो क्या, तो गणतंत्र आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आपको याद रखना है भगवान जो महावीर है ना, भगवान महावीर हैं, इनका जन्म कहाँ, आपको वैशाली के पास ही देखने को मिलता है। ठीक है, भगवान जो महावीर का जन्म, इसके बारे में आगे जब हम लोग बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ेंगे तो वहाँ मैं सब चीज़ बताऊंगा आपको। फिलहाल आपको याद रखना है कि वज्जी जनपद के अंतर्गत ही आपको क्या, तो भगवान महावीर का जन्म देखने को मिलता है। ठीक है, वज्जी महाजनपद के अंतर्गत ही, और इसलिए ये जैन धर्म के लिए क्या है, तो महत्वपूर्ण स्थान है। याद रखना, इसलिए जैन धर्म के लिए क्या है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, वज्जी के बारे में मगध के साथ इसकी लंबी शत्रुता चली। ठीक है, क्योंकि मगध के बारे में याद रखना, उन्होंने क्या किया, कौशल को है ना जीत लिया था, तो मगध और इनके बीच हमेशा क्या, तो आपको देखने को मिलता है, एक शत्रुता देखने को मिलता है, दुश्मनी देखने को मिलती है। ठीक है, और अंत में याद रखना जो अजात शत्रु है उसके द्वारा वज्जी को क्या, तो युद्ध कर जीत लिया जाता है ना। और अंत में आपको क्या याद रखना है कि अजात शत्रु जो है उसके द्वारा है ना वज्जी को आक्रमण कर युद्ध में जीत लिया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला महाजनपद आपको याद रखना है अवंती, है ना। अगला महाजनपद आपको याद रखना है अवंती। तो ये याद रखना है मध्य प्रदेश का जो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का उसका जो मालवा पठार का क्षेत्र है वो क्षेत्र था अवंती। अवंती के बारे में याद रखिएगा, ये सिपरा, ठीक है, नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अवंती के बारे में आपको याद रखना है सिपरा और ये वेत्रावती। ठीक है, फिलहाल आपको सिपरा के नाम से भी याद रखना है, इस नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है। और अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। ठीक है, ये उत्तर की राजधानी थी। और माहिष्मती है ना, वही माहिष्मती जो आप क्या बोलते हैं उसमें, पिक्चर बाहुबली में, ठीक है, ये दक्षिण की राजधानी थी। तो अवंती की जो उत्तर अवंती थी उसकी राजधानी क्या थी, उज्जैनी थी। और जो दक्षिण की राजधानी थी अवंती की, उसकी राजधानी क्या थी, तो माहिष्मती थी। ये दोनों राजधानियों को याद रखना है। मैं जितनी राजधानियां बता रहा हूँ सबको आपको याद रखना है ना।
तो अवंती की उत्तर की राजधानी उज्जैनी और दक्षिण की राजधानी महेशमती थी। अवंती के बाद याद रखना है कि यहाँ पे क्या तो शक्तिशाली राजा प्रदोत्य का राज्य था, ठीक है, याद रखना है। और मगध का मुख्य प्रतिद्वंदी, मतलब मगध को लड़ाई में या युद्ध में अच्छा टक्कर देने वाला कौन था, तो अवंती ही था। साथ ही व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र था, जिसके कारण यहाँ पर क्या तो बार बार आक्रमण हो रहा था, है ना। व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र था। उज्जैनी के बारे में याद रखिएगा कि कालिदास जैसे कवियों की नगरी बनी, है ना। उज्जैनी में क्या याद रखना है आपको, कि कालिदास जैसे कवियों की नगरी बनी। तो ये आपको उज्जैनी मतलब याद रखना है, जो अवंती का उत्तर राजधानी है वो कौन था, उज्जैनी था, ठीक है। तो याद रखिएगा बाद में मगध इस पर आक्रमण करता है। देखिए दोनों दोनों के बीच लंबे समय तक शत्रुता चलती है, लेकिन अंततः जो है मगध इसको क्या तो जीत लेता है और मगध यहाँ शासन करता है। इसी कारण उस मैंने सबसे पहली बताया था जब मैंने मगध को पढ़ाया कि मगध जो है क्या था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब देखना है यहाँ पे आपको गंधार, ठीक है। गंधार गंधार नरेश के बारे में आप लोगों ने क्या तो सुना होगा, है ना। महाभारत में जो मामा शकुनी, ठीक है, उनसे संबंधित है। तो यहाँ गंधार की स्थिति याद रखिएगा वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमा क्षेत्र में है ना। गंधार की उपस्थिति आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो है कहाँ है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमा क्षेत्र में है। और कहाँ, पेशावर और रावलपिंडी के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है गंधार, ठीक है। और जो है गंधार याद रखिएगा सिंधु काबुल नदियों के किनारे स्थित है। गंधार जो है सिंधु और काबुल नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखना है। नदी राजधानी याद ही रखना है, ठीक है। और गंधार की राजधानी तक्षशिला, ठीक। गंधार की राजधानी कौन सी थी, तो तक्षशिला। तक्षशिला के बारे में याद रखिए विश्व का प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र है ना। तक्षशिला वर्तमान में आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलता है और विश्व का प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। तक्षशिला में आपको चिकित्सा, विधि और सैन्य शिक्षा दी जाती थी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ विधि की भी शिक्षा दी जाती थी, चिकित्सा की भी शिक्षा दी जाती थी और सैन्य शिक्षा दी जाती है, इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। यहाँ व्यापार की भी शिक्षा दी जाती थी, नहीं करके पेपर में पूछा गया था। साथ ही फारस, ईरान और मध्य एशिया के साथ व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र था। देखिए ये रोडवे है ना, मतलब कहने का मतलब बिना समुद्री मार्ग वाला, सड़क से, ठीक है, गुजरने वाला व्यापार का केंद्र प्रमुख, ठीक, सड़क के माध्यम से व्यापार करने वाला प्रमुख केंद्र था, या ठीक है, ये भी याद रखना है। तो आप क्या कर सकते थे, गंधार से होते हुए फारस, ईरान और मध्य एशिया को व्यापार करने के लिए, है ना, रोडवे की तरह, रोडवे के माध्यम से जोड़ सकते थे। साथ ही जो सिकंदर महान के आक्रमण के समय यह महत्वपूर्ण राज्य था, है ना। जो सिकंदर था जिसने क्या किया, आक्रमण किया, है ना। तो उसके आक्रमण के लिए जो सबसे अच्छा स्थान था वो कौन सा था, गंधार था। गंधार से ही रहकर उन्होंने क्या किया है, आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण किया है, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे बात करते हैं कुरु के बारे में। कुरु, तो कुरु मतलब कुरुक्षेत्र, है ना। इससे रिलेटेड आपको पिक्चर देखने को भी मिलता है। तो ये बेसिकली आधुनिक जो हरियाणा और दिल्ली का जो एरिया है वहाँ इसकी स्थिति आपको देखने को मिलती है। मतलब वर्तमान का जो हरियाणा और दिल्ली के बीच में जो कुरुक्षेत्र वर्तमान में है, ये क्या है, वही कुरु है, ठीक है। और उसके आसपास कौन सी नदी है, तो आपको देखने को मिलता है यमुना और सिंधु नदी। यमुना और सिंधु नदी के बीच का क्षेत्र क्या है, तो कुरु जो महाजनपद के अंतर्गत आता था। और इंद्रप्रस्थ, है ना, इंद्रप्रस्थ की जो सेना आप लोगों ने सुनी है वो इसी की राजधानी थी, ठीक है। ये जो कुरु है, कुरु की राजधानी कौन थी, तो इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है। और इंद्रप्रस्थ कहने का मतलब याद रखिएगा वर्तमान का जो दिल्ली शहर है यही क्या था, तो उस समय कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है। तो इंद्रप्रस्थ कहने का मतलब वर्तमान का जो दिल्ली शहर है, जो हमारी दिल्ली राजधानी है, वही क्या था, तो इंद्रप्रस्थ था, ठीक। तो कुरु के बारे में याद रखना है कि महाभारत काल का प्रसिद्ध राज्य था, ठीक है। और इस काल तक इसकी शक्ति क्या है, कम हो गई थी, यह गणतंत्र के रूप में संगठित था, ठीक है। कुरु भी कैसा था, तो गणतंत्र के रूप में संगठित था, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद याद रखना है आपको पंचाल, ठीक है। आपने महाभारत देखा हो, वहाँ पंचाल नरेश है या पंचाली का नाम सुना होगा। वो कहाँ से, तो इसी पंचाल से संबंधित है।
ये पंचाल आपको वर्तमान में कहाँ देखने को मिलता है? तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी और मध्य भाग है, मतलब जो रोहेलखंड पठार वाला जो हिस्सा है, वही क्या है तो वर्तमान का, मतलब उस समय का पंचाल है, वर्तमान का उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भाग में रोहेलखंड का एरिया में देखने को मिलता है। अब ठीक है, ये तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो उत्तर प्रदेश में आपको नदियाँ कौन सी दिखेंगी? तो गंगा और यमुना। तो गंगा और यमुना के बीच के जो दोआब क्षेत्र है, वहीं आपको पंचाल महाजनपद देखने को मिलता था। ठीक है, और इसकी राजधानी याद रखिएगा, चूंकि पंचाल का क्षेत्र बड़ा था, तो उत्तर में इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र और दक्षिण में इसकी राजधानी थी काम्पेल्य। ठीक है, ये दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो पंचाल का जो उत्तरी पंचाल है उसकी राजधानी थी अहिच्छत्र और दक्षिण पंचाल की राजधानी थी काम्पेल्य। ठीक, तो देखो यहाँ पे मैंने 7 महाजनपद के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताई, है ना। 7 महाजनपदों के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई, और यहीं से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जितनी महाजनपद है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको बस खाली हम लोगों ने बस ऐसी खाली नाम याद रखना है उसका। ठीक है, अब ठीक है, महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं इसके बारे में देखते हैं। दार्शनिकों और विद्वानों का केंद्र था कौन सा? पंचाल, ये याद रखना है। और प्रसिद्ध दार्शनिक राजा जनक यहीं के थे। हाँ, एक दार्शनिक जिनका नाम है राजा जनक, वो कहाँ के थे? तो पंचाल के थे। ठीक है, और याद रखिएगा बाद में कौशल और मगध के अधीन चला गया था कौन? तो पंचाल, है ना। देखिएगा पंचाल का हिस्सा आपको उत्तर और दक्षिण दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलता है, तो बाद में कौशल और मगध के अधीन ये चला गया था। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण, तो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। चलिए फिर भी मैं इसको, चलिए फिर भी, है ना, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें मैंने यहाँ पहले बता दी है ना। तो सबसे, जी हाँ, जहाँ डिटेल में हम लोग पढ़े हैं वहाँ इसके बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में बात हो गया है। फिर भी एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से याद रखना। सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्या बताया मैंने? मगध को बताया। ठीक है, और मगध में किसका साम्राज्य आपको देखने को मिलता है? मौर्य साम्राज्य देखने को मिलता है। कौन सा मौर्य? याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और उनके ही मतलब जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम क्या है? चाणक्य। जो चाणक्य, कौटिल्य, है ना, जो आपने नाम सुना है, वो कौन थे? तो इनके ही क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। और गणतंत्र आपको दो जगह देखने को मिला, एक वज्जी में, ठीक है, वज्जी में, जिसकी राजधानी लिच्छवी, और दूसरा क्या? मलल। ठीक है, यहाँ गणतंत्र व्यवस्था आपको देखने को मिला। ठीक, गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा महाजनपद है? तो याद रखना, काशी, कौशल, वज्जी, मगध, अंग और वत्स। इंपॉर्टेंट है ना। ये जो नदियाँ किनारे वाला सुप्रीम इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी किनारे काशी, कौशल, वज्जी, मगध, अंग और वत्स। यमुना नदी किनारे वत्स, पंचाल, सूर्ष हैं। ठीक है, देखिए यहाँ वत्स 2 बार आया है ना, क्योंकि दोआब क्षेत्र के अंतर्गत था। ठीक है, तो यमुना जो है वत्स, पंचाल और सूर्ष है। और सिंधु जो है ये है गंधार, है ना। गंधार जनपद जो है सिंधु नदी के किनारे। तो ये तीनों लाइन तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जो नहीं रटेगा वो गया। ठीक है ना, यहाँ से मतलब नंबर छूटने वाला है। शिक्षा का केंद्र एक मिला आपको तक्षशिला, गंधार और वैशाली, वज्जी। ठीक है, ये क्या है? तो याद रखिए शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध धर्म आपको देखने को मिला कहाँ? बौद्ध गया और राजगृह। और कौशल, श्रावस्ती, वज्जी, वैशाली। ठीक है, ये इन सभी जगह पे, जैसे मगध में बोध गया राजगिरी, ये बौद्ध धर्म का केंद्र है। कौशल का श्रावस्ती बौद्ध धर्म का केंद्र है। वज्जी का वैशाली बौद्ध धर्म का केंद्र है। उसी प्रकार जैन धर्म के बारे में याद रखना है, वज्जी, वैशाली, भगवान महावीर का जन्म और अवंती, उज्जैनी, ये जैन धर्म से संबंधित स्थान है ना। जैन धर्म से संबंधित स्थान कौन सा है? तो वज्जी, वैशाली, है ना। वज्जी की वैशाली, महावीर का जन्म और अवंती, उज्जैनी। ठीक है, और आर्थिक चीजों में इतना ही याद रखना कि व्यापार में आपको देखने को मिलता है लोहा, हाथी, जिसके बारे में मैंने बताया, और साथ ही लकड़ी। यही इन राज्यों की शक्ति का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तो इतनी चीजें यहाँ पे क्या तो आपकी क्लियर हो गई होंगी, और जितना पेपर में क्वेश्चन आएगा यहीं से आने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू, क्लास को आज इतना ही रखते हैं, आप पढ़ते रहिए। फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सारी क्लासेज जो है कंटिन्यू टाइम टू टाइम होती रहें। ठीक है।